Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Cruel Husband, Episode 6. रुद्राक्ष के सामने उस बड़े लकड़ी के बॉक्स में एक लड़की थी जो खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे जिससे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। रुद्राक्ष हमेशा की तरह अपनी भावहीन आवाज में बोला, हे उठो, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही लड़की और भी ज्यादा सिकुड़ कर बैठ गई। रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ने लगा। उसे पुलिस के आने से पहले जल्दी से निकलना था और यहाँ ये लड़की थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ और कहने ही वाला था कि तभी वानिका वहां आ गई। उसने रुद्राक्ष को शांत रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर लड़की से सॉफ्ट आवाज में बोली, डरो मत, यू आर सेफ, बाहर आ जाओ। ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और थोड़ी देर के बाद लड़की ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वानिका की शांत आवाज सुनकर लड़की ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रुद्राक्ष ने एक नजर डाली और बोला, तुम इसे संभालो, फिर वहां से चला गया। लड़की थोड़ी देर वानिका को देखती रही और जब उसे यकीन हुआ कि वो सेफ है तो उसने वानिका का हाथ थाम लिया और बॉक्स से बाहर आ गई। वानिका ने उसे अपना कोट पहना दिया क्योंकि वो अब भी कांप रही थी। वानिका समझ गई थी कि इस हालत में कुछ भी पूछना सही नहीं होगा, इसलिए उसने रुद्राक्ष और राजवीर को अपडेट दिया और खुद उसे कार की तरफ ले गई। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष और राजवीर अपना काम खत्म करके कार के पास आए। वो अनजान लड़की तब तक बैक सीट पर सो चुकी थी। रुद्राक्ष ने बैक सीट पर बैठे वानिका को देखा और आईब्रो उठाकर पूछा, क्या सीन है? वानिका ने बस कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो, मुझे भी नहीं पता। इसके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला वहां से चल पड़ा। वैसे तुम दोनों कॉलेज में कुछ ज्यादा ही करीब नहीं थे? रुद्राक्ष ने शरारती स्mirk के साथ पूछा। उसकी इस बार पर राजवीर मिरर से वानिका को देखने लगा। वानिका ने गुस्से में रुद्राक्ष को घूरा और कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। ओके कूल डाउन टाइग्रेस, ई वाज जस्ट किडिंग, रुद्राक्ष ने अपने बचाव में कहा। वानिका ने खिड़की पर सिर रख आंखें बंद कर ली। भाई व्हाट हैपेंड? आपने इतनी जल्दी मुझे बुलाया? हमेशा की तरह उछलती कूदती आ रही वानिका ने अभियांश के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा। अभियांश ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मीट राजवीर सिंघानिया। तब कहीं जाकर वानिका की नज़र सामने सोफे पर बैठे राजवीर पर गई और उस वक्त उसका दिल पहली बार उस इंसान के लिए धड़का था। ब्लैक टी शर्ट, जैकेट और जीन्स पहने राजवीर किसी कॉलेज बॉय की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे का सीरियस लुक उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर दिखा रहा था। राजवीर के हाथ बढ़ाने पर वानिका ने उससे हाथ मिलाया। उसने अपने भाई से राजवीर सिंघानिया के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मिल पहली बार रही थी। तुम अपनी आगे की पढ़ाई राजवीर के साथ ही लंदन में पूरी करोगी और इस बात पर मुझे कोई नुकुर नहीं चाहिए। ये शायद पहली बार था जब वानिका ने अभियांश की बात बिना कोई नानुकुर के किसी अच्छी सीधे साधे बच्चे की तरह सिर हिलाकर मान ली थी। उसने अपनी पलकें उठाकर राजवीर को देखा जो अभियांश की बात बहुत ध्यान से दिन रहा था। जब उसकी नज़र वानिका पर गई तब वो मुस्कुरा दिया। तेज हॉर्न की आवाज सुन वानिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। आंखों के कोने में आए नमी को पोंछ उसने राजवीर को देखा। कुछ ज्यादा नहीं बदला था राजवीर में उनकी पहली मुलाकात से अब तक, बस शायद उसके और हैंडसम होने और दिल के अलावा। अभियांश अपने रूम में गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा था। नहीं बॉस, जब तक हम वहां पहुंचे वहां से सब कुछ गायब हो चुका था, कोई भी नहीं था वहां पर, सिर्फ जंजीरों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ से आवाज आई। हमेशा हर सिचुएशन शांति से हैंडल करने वाले अभियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल? तुम जानते भी हो हम कितनी मुश्किल से उनका पता लगा पाए थे। बस एक गलती, तुम्हारी एक गलती के कारण हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। सॉरी बॉस, प्लीज, तुम्हारा सारी कुछ भी ठीक नहीं कर सकता शेखर। अगर तुम वहां वक्त पर पहुंच जाते तो शायद वो आज हमारे पास होते। इतना बोल उसने गुस्से में फोन ऊपर कर फेंकना चाहा,
लेकिन सामने दरवाजे पर ईशा का डरा हुआ चेहरा देख उसने खुद को जल्दी से शांत कर लिया। ईशा ने शायद पहली बार अभियांश को ऐसे देखा होगा। वो डर कर वापस जाने लगी। उससे पहले ही अभियांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्या हुआ प्रिंसेस, आप मुझसे बात नहीं करेगी? ईशा ने सिर नीचे करते हुए नमे सिर हिला दिया। आप गुस्सा है? अभियांश के पूछने पर ईशा ने फिर से नमे सिर हिला दिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अभियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देख ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा कहती है किसी विल रिमूव आवर टेंशन। उसकी बात पर अभियांश खुलकर हंस पड़ा और अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। उसका इशारा समझ ईशा उसके पूरे चेहरे पर किसी करने लगी। दूसरी तरफ सुनीता देवी एक अंधेरे कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। सामने वही आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ पड़ा था जिसे उन्होंने कैद कर रखा था। सुनीता देवी की बेचैनी देख वो आदमी खुलकर मुस्कुरा उठा। tch.tch.tch डर लग रहा है। उसके पूछने पर सुनीता देवी के कदम रुक गए। अपनी बात आगे जारी रखते हुए उसने कहा, लगना भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त दूर नहीं जब अभियांश ओबरॉय अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारे किए कर्मों की सजा देगा। सुनीता देवी ने गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाए और दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया। उस आदमी के चेहरे पर कोई डर या मौत का खौफ नहीं था। आंखें सांस न लेने के कारण सुर्ख लाल हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। स्टॉप इट सुनीता, अगर इसे मार दोगी तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। सालों की मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी। किशोर सुनीता देवी के असिस्टेंट ने उनका हाथ झटकते हुए कहा। वो आदमी सुनीता देवी के छोड़ते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगा। किशोर ने कुछ आदमियों को इशारा किया, वो उस आदमी को घसीटते हुए वहां से ले गए। किशोर सुनीता देवी के पास आया और पानी की बोतल उसे थमाते हुए कहने लगा, हमें शांति से काम लेना होगा सुनीता, नहीं तो हम इस मकसद को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी हमें चाहत है। क्या करूं भाई, ये आदमी कुछ उगलने को तैयार नहीं। वह अभियांश दिन ब दिन हम पर खतरा बनता जा रहा है और आज अगर वक्त रहते हमें उसके आने के बारे में पता न चला होता तो सब कुछ खत्म हो सकता था, सब कुछ। विराज और ऋषिका उस सुनसान खंडहर में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे उन्हें अपने अगले सुराग तक पहुंचने का मौका मिल सके। ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वो शायद सब कुछ ठीक कर पाए। लेकिन उन्हें वहां अंधेरे और खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विराज के चेहरे पर हताशा थी। सालों की मेहनत चंद पलों में बर्बाद हो गई थी। खंडहर को ऐसा लगा जैसे किसी बम से उड़ा दिया गया हो। मलबे और राख के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। विराज गुस्से में हर पत्थर को हटाते हुए वहां कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। सब बर्बाद हो गया, सब। कितनी मेहनत की थी हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे चारों ओर का सन्नाटा भी उसकी हताशा को सुन रहा हो। अभियांश ने जिन लोगों से बात की थी, उस मिशन को विराज और ऋषिका ही लीड कर रहे थे। सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचे, इस जगह को जलाकर राख कर दिया गया था। ऋषिका उसकी यह हालत देख नहीं पा रही थी। सर प्लीज, शांत हो जाए। हम जरूर कुछ न कुछ करके जल्द से जल्द उनके नए ठिकाने का पता लगा लेंगे। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में टूटे हुए पत्थरों को इधर उधर फेंक रहा था। उनकी पूरी टीम वहां लगी हुई थी, लेकिन विराज के मन की उथल पुथल कहीं और थी। सर, वानिका ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि विराज को पत्थर से चोट लग रही है। लेकिन विराज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके हाथों से खून बहने लगा। ऋषिका ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने कहा। विराज ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। उसकी आंखों में गुस्सा और हताशा दोनों का मिला जुला भाव थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके चेहरे की हताशा अभी भी साफ नजर आ रही थी। कैसे मैं भाई का सामना कर पाऊंगा? उनकी सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गई। ऋषिका ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज सर, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूर जल्द ही हम अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे। विराज ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी गुस्सा जैसे शांत होने लगा। बॉस, यहाँ पर कुछ हो।
ये आवाज सुन ऋषिका और विराज ने जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखा और अलग होकर उस तरफ चल दिए। सारी गाड़ियां विला के सामने आकर रुक गईं। वानिका ने कुछ फीमेल गार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर बुलाओ और उसे गेस्ट रूम में ले जाओ। हम किसी पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, पहले इसकी चेकिंग करना। गार्ड्स ने फटाफट उसके ऑर्डर्स माने और ध्यान से उस लड़की को उठाकर लेकर चली गई। राजवीर अभी तक अपनी कार के पास खड़ा रुद्राक्ष को देख रहा था, जो अब तक कार से नहीं निकला था। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या तुम पूरी रात कार में ही रहोगे? रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, सोच रहा हूं अंदर जाऊं या नहीं, कहीं कोई बवाल न हो जाए। राजवीर को उसकी यह बात समझ नहीं आई, पर उसने कुछ कहे बिना कंधे उचका दिए। रुद्राक्ष आखिरकार कार से बाहर निकला, अपनी जैकेट ठीक की और फिर राजवीर और वानिका के पीछे पीछे विला के अंदर चला गया। जैसे ही रुद्राक्ष, वानिका और ऋषिका हॉल में आए, उन्होंने देखा कि ईशा आराम से अभियांश की गोद में बैठी हुई थी और पानी तोतली आवाज में उससे कुछ कह रही थी। अभियांश भी बड़े मजे से उसकी बातें सुनते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था। ईशा को देख रुद्राक्ष की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो तीनों वहीं खड़े होकर बाप बेटी के इस प्यारे बॉन्ड को निहारने लगे। अभियांश के चेहरे पर इतना सॉफ्ट एक्सप्रेशन शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तीनों शांति से सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गए, पर रुद्राक्ष की नजरें किसी और को ढूंढने लगीं। तभी ईशा का ध्यान अभियांश से हट गया। उसने अचानक अपनी छोटी छोटी टांगों से अभियांश की गोद से छलांग लगाई और चिल्लाई, मामू। राजवीर ने किसी ओलंपिक गोल्ड विनर की तरह अपनी बाहें फैलाईं, आज हमरा बच्चा। ईशा तेजी से दौड़कर राजवीर की गोद में कूद गई और वो उसे घुमाने लगा। अभियांश की आंखों में झट से जलन दिखने लगी। उसने खाली गोद की ओर देखा, फिर राजवीर की ओर, जिसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। What is this princess? It's not fair. ये कैसी बेवफाई है? अभियांश ने आह भरते हुए कहा। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब क्या करे, राजवीर सिंघानिया का चाम ही कुछ ऐसा है, कोई भी बच पाता। अभियांश उसे घूरने लगा। रुद्राक्ष ने पाँव पर पाँव रख सिर टेढ़ा कर बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, चाम? हाँ, इतना कि शायद मच्छर भी सोचते होंगे। भाई, इसे छोड़ो, कोई और ढूंढ लेते हैं। वन क्यूट। नन्ही ईशा को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा उसके मामू की तारीफ हो रही है। उसने चाहते हुए कहा, यस मामू इज बेस्ट। वानिका ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अभियांश के चेहरे पर राजवीर को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उभर आई और राजवीर ने बुरा सा मुंह बना लिया। अभियांश ईशा को वापस अपनी गोद में लेने लगा। वानिका उसे ऐसे देख बोली, कम ऑन भाई, बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अभियांश ने एक लंबी सांस ली, फिर वापस अपनी जगह पर लैपटॉप लेकर मुंह फुलाकर बैठ गया। ईशा का ध्यान अचानक अपने सामने बैठे एक अनजान शख्स पर गया, जो उसे ही घूर रहा था। उसने राजवीर की गोद से कूदकर रुद्राक्ष के पास जाकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। रुद्राक्ष उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। ईशा ने राजवीर का चेहरा एक बार दाएं और एक बार बाएं घुमाया, फिर थोड़ी शर्माते हुए बोली, यू आर वेली हैंडसम। वानिका ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। ईशा ने तुरंत गर्दन ऊपर नीचे हिलाई और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से रुद्राक्ष को देखने लगी। अभियांश और राजवीर का दिल जल उठा, जैसे कोई उनकी चॉकलेट छीन रहा हो, जबकि रुद्राक्ष के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने जल्दी से ईशा को अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे पर ढेर सारी किस दे दी। एंड यू आर टू क्यूट, बेबी। ईशा ने शर्माते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और अपना सिर रुद्राक्ष के सीने में घुसेड़ दिया। रुद्राक्ष उसकी ये हरकत देख जोर से हंस पड़ा। ओह, सो क्यूट। वानिका ने चिढ़ाते हुए कहा। उसे ऐसे इन बड़े लोगों का ईशा के लिए किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ते देख बहुत मजा आ रहा था। ईशा उन सबको कंफ्यूजन में देख रही थी। तभी उन सबको पायलों की आवाज आई, सब सामने देखने लगे। सीढ़ियों से मिष्टी उतर कर आ रही थी। उसके दोनों हाथों में जगह कागज बैंडेज लगी थी। उसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर जो अब तक हंसी थी वो गायब हो चुकी थी। मिष्टी की नजर उस पर गई और उसके बढ़ते कदम वहीं ठहर गए। वो एकटक रुद्राक्ष को देखने लगी। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था।
मिष्टी और रुद्राक्ष की आंखें एक दूसरे से मिल चुकी थीं। उनके चेहरों पर कई भाव एक साथ उमड़ पड़े, जैसे समय का पहिया अचानक से घूम गया हो। पुरानी भूली बिसरी यादें, हंसी ठिठोली के पल, कुछ खास लम्हे, सब मानो अभी कल की ही बात हो। मिष्टी का चेहरा उतना ही खाली था जितनी उसकी आंखें, और रुद्राक्ष, जो ईशा गोद में लेकर खड़ा हो चुका था, वो मिष्टी को बिना किसी इमोशन के देख रहा था। पर उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसा भाव जो पहले किसी ने नहीं देखा था। शायद पछतावा, शायद दर्द। उसके चेहरे पर उभरता ये अजीब इमोशन सबके लिए नया था, किसी राज सा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। अभियांश उन दोनों को बारीकी से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो उसकी नजरों से छूट रहा है, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। मिष्टी की सांसें तेजी से चलने लगी थी, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद महसूस हो रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हर कदम के साथ एक नई अनिश्चितता उसके सामने खड़ी थी, पर वो अब पीछे मुड़ने वाली नहीं थी। मिष्टी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रुद्राक्ष के पास आई। उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए उसने ईशा को रुद्राक्ष की गोद से छीन लिया। मिष्टी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी यह हरकत हॉल में बैठे कई लोगों को नागवार गुजरी। ईशा भी मायूसी से रुद्राक्ष को देख रही थी। मिष्टी पीछे मुड़ी और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये देखकर अभियांश की आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। अभियांश के इस रिएक्शन पर राजवीर और वानिका सांसें रोके खड़े हो गए। अगले ही पल उस शांत हॉल में जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। रुद्राक्ष का सिर एक तरफ झुक गया था। मिष्टी ने उसे थप्पड़ मारा था। वानिका ने अपने मुंह पर हैरानी में हाथ रख लिया। रुद्राक्ष कोई साधारण इंसान नहीं था। वो अपनी इस बेइज्जती को यूं ही नहीं जाने देगा, ये सबको समझ आ गया। अभियांश के चेहरे पर एक स्mirk उभर आया, जबकि राजवीर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। डोंट टच मी, ओके। मिष्टी की आवाज ठंडी लेकिन स्पष्ट थी, पर रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी निगाहें कुछ और ही बयान कर रही थीं। धीरे धीरे उसके होठों के किनारे ऊपर की ओर उठे और एक लंबी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसने मिष्टी की तरफ देखते हुए अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। ईशा अपने नन्हे नन्हे हाथों उसका मुंह पीछे करने लगी, लेकिन वो नहीं माना। ईशा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से रुद्राक्ष का चेहरा पीछे धकेलते हुए कहा, अले हटो, मम्मा गुस्सा कर रही है। लेकिन रुद्राक्ष जैसे जड़ हो गया था। राजवीर ने माहौल भांपते हुए धीरे से कहा, मिष्टी, देखो, शायद ये थप्पड़ थोड़ा ज्यादा हो गया। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चटाक एक और थप्पड़ रुद्राक्ष के गाल पर पड़ा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ईशा ने तुरंत मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। नो मम्मा, बैड मैनर्स, नो बैड मैनर्स। वो अपना छोटा सा सिर जोर जोर से नमे हिलाने लगी। मिष्टी ने प्यार से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, नहीं बेबी, ये बैड मैनर्स नहीं है, और अगर इन्होंने अगली बार हाथ पकड़ा तो इनकी टांगें तोड़ दूंगी। इतना कहकर मिष्टी ने सोफे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी पीछे से रुद्राक्ष ने ड्रामेटिक अंदाज में पुकारा, जान, प्लीज, कम से कम मेरी बात तो सुनो। सबकी निगाहें एक बार फिर रुद्राक्ष पर टिक गईं। वानिका धीरे से बोली, अब तो तू गया बेटा, अब देख तेरा क्या होता है। What the hell? अभियांश की आंखें गुस्से में चमकने लगी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो आगे बढ़ रुद्राक्ष को कोई सबक सिखाता उससे पहले ही मिष्टी ने बिना वक्त गवाए ईशा को नीचे उतारा और अपने पैरों से चप्पल निकाल ली। रुद्राक्ष का चेहरा देखते ही देखते बदल गया, जैसे अभी अभी उसका कोई बुरा सपना सच हो गया हो। नो जान, प्लीज, मेरी इज्जत है, तुम मुझे चप्पल से नहीं मार सकती, रुद्राक्ष ने घबराते हुए कहा। मिष्टी ने आंखें तरते हुए चप्पल उठाई। इज्जत? रुको, आपको अभी बताती हूँ कि इज्जत क्या होती है। मिष्टी चप्पल लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। रुद्राक्ष अचानक जान बचाकर भागने लगा, जैसे उसके पीछे कोई शेर दौड़ रहा हो। मम्मा, 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 ईशा खुशी से उछलते हुए चिल्ला रही थी, जैसे यह कोई रेस हो और वो अपनी मम्मा को जीतते हुए देखना चाह रही हो।
वानिका ने सिर पकड़ते हुए ईशा को देखा। पंपकिन, ये कोई गेम नहीं है। तुम्हारी मम्मा एक बहुत बड़े आदमी की चप्पल से पिटाई करने जा रही हैं। ईशा चहकते हुए बोली, बट मम्मा जीत रही है न, हुई। मजा आ रहा है। वानिका ने हंसते हुए कहा, पंपकिन तुम्हारा मजाक किसी की सजा बन रहा है। मिष्टी चिल्लाते हुए रुद्राक्ष के पीछे दौड़ रही थी। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? आज मैं सारी जान निकाल दूंगी आपकी। रुद्राक्ष अब पूरी तरह घबराया हुआ हाथ जोड़ते हुए पीछे मुड़कर बोला, जान प्लीज ये सब छोड़ दो। मेरी बहुत बेइज्जत है। चप्पल से मारो ही तो क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मिष्टी ने कहा और एक जगह रुक गई। अब वो थक चुकी थी। कुछ दूरी पर रुद्राक्ष भी रुक गया। अभियांश जो कब से ये देख रहा था, उसने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और मिष्टी को थमा दिया। मिष्टी ने गट से सारा पानी पी लिया। अभियांश उसकी पीठ से हिलाने लगा। मिष्टी ने पानी पीकर ग्लास अभियांश को थमाया और उसकी स्लीव से अपना चेहरा पोंछने लगी। पकड़कर लाओ मिस्टर अग्निहोत्री को इधर। अभियांश के ऑर्डर पर बाहर खड़े गार्ड्स अंदर आ गए और रुद्राक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। बेचारा रुद्राक्ष बस वहां ठगा सा खड़ा रह गया। अभियांश के इशारा करते ही रुद्राक्ष को पकड़कर मिष्टी के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश कर दिया गया। फिर क्या था, मिष्टी ने दे दनादन चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि रुद्राक्ष बच नहीं सकता था, पर उसने जानबूझकर मिष्टी को मारने दिया। वानिका और राजवीर ने एक दूसरे को देखा और इशारों में कुछ समझा। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए रुद्राक्ष पर अपने हाथ साफ कर दिए। कुछ देर बाद सब हाल में बैठे थे। रुद्राक्ष अपने घावों पर बर्फ लगा रहा था, जबकि मिष्टी, जो मारकर थक गई थी, गुस्से में उसे घूरते हुए जूस पी रही थी। ईशा अपने पापा अभियांश की गोद में आधी बैठी, आधी लेटी पलके झपकाते हुए सबको देख रही थी। अब आप दोनों में से कोई बताएगा, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वानिका ने सवाल किया। जान और मैं, रुद्राक्ष ने बोलना शुरू किया, लेकिन अभियांश गुस्से में बोल पड़ा, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक बार और ये जान शब्द इस्तेमाल किया तो अग्निहोत्री, तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में वक्त नहीं लगेगा। अभियांश को इतने गुस्से में देखकर एक पल को सब चौंक गए। रुद्राक्ष ने उसे देखा और शरारती मुस्कान के साथ फिर से कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था, मैं और जा मिष्टी। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मिष्टी ने बीच में बात पूरी करते हुए कहा और आंखों ही आंखों में रुद्राक्ष को आगे कुछ न कहने का इशारा किया। अभियांश की नजरों से ये छिपा न था कि मिष्टी और रुद्राक्ष उससे अभी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। पर मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता, राजवीर ने सोचते हुए कहा। मिष्टी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप शायद बहुत बिजी थे भाई। राजवीर उसके ताने का मतलब समझ गया। रुद्राक्ष ने अपने गालों को दबाते हुए कहा, मिष्टी ने मारा वो तो ठीक था, पर उस दौरान मुझे ऐसा लगा रहा था जैसे कोई और भी बहती गंगा में हाथ धो रहा हो। भू भू। ईशा कुछ बोलती उससे पहले ही अभियांश ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। वही ये सुन वानिका और राजवीर हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। वानिका ने बात बदलते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, फिलहाल के लिए सब आराम कर लीजिए, सुबह बात करेंगे। सबने हामी भरी, लेकिन मिष्टी ने रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। रुद्राक्ष की इस हालत पर वानिका और राजवीर को खूब हंसी आ रही थी। अगर अंडरवर्ल्ड में ये बात किसी को पता चलती तो शायद कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अभियांश के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, इज शी फाइन? वानिका ने उस लड़की के बारे में पूछा जिसे वे साथ लाए थे। डॉक्टर ने फोन पर जवाब दिया, सब ठीक है, कोई इंटरनल चोट नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों तक बंद रहने के कारण अब वो किसी के भी पास जाने से डर रही है। बट डोंट वरी, शी विल बी फाइन सून। वानिका ने कुछ और निर्देश दिए और फिर फोन काट दिया। वो बालकनी में जाकर चांद को देखने लगी, विचारों में खोई हुई। तभी एक आवाज आई, है। वानिका ने इधर उधर देखा और साइड की बालकनी में राजवीर नजर आया। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़े बड़े से बॉक्स को दिखाते हुए पूछा, क्या आइसक्रीम खाना पसंद करेगी? वानिका ने बिना कुछ बोले उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाई और अंदर की तरफ मुड़ गई।
राजवीर हंसते हुए बोला, ओके, यही रख रहा हूँ, मन हो तो खा लेना, वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। कुछ पल बाद वानिका की बालकनी का दरवाजा हल्के से खुला। चादर में लिपटी हुई वो किसी चोर की तरह बाहर आई। उसकी नजरें उस आइसक्रीम बॉक्स पर गईं, जो राजवीर ने उसकी बालकनी में रख दिया था। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से बॉक्स उठाकर अंदर भाग गई। अपने कमरे से ये सब छिपकर देख रहे राजवीर को जोर से हंसी आ गई। मिष्टी और रुद्राक्ष गार्डन में अकेले बैठे थे। मिष्टी रुद्राक्ष के गले से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आप जानते हैं मेरा क्या हाल हो गया था जब मैंने सुना कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। मिष्टी की हिचकियां बंधने लगी थी। वो अंदर से टूटी हुई थी और रुद्राक्ष उसकी इस हालत को भली भांति समझ रहा था, पर वो उस वक्त इतना मजबूर था कि कुछ कर नहीं पाया। सॉरी जान, रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, लेकिन उस वक्त ये जरूरी था। मैं तुम्हें बताकर जाना चाहता था, पर हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे खुद को इस दुनिया से मेरा वजूद मिटाना पड़ा। रुद्राक्ष कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मिष्टी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस उसकी बाहों में सिसकते हुए रोए जा रही थी। आपको पता है ना, मैं कितनी अकेली थी उस वक्त। सब होते हुए भी मेरे पास कोई नहीं था। फिर भगवान ने आपको भेजा और आप जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मिष्टी ने गुस्से में कहा, पर फिर भी वो रुद्राक्ष के गले लगी रही। सब कहते थे कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मिष्टी ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। रुद्राक्ष उसकी हर शिकायत, हर गुस्से की बात बिना किसी प्रतिवाद के सुनता रहा। मिष्टी के दिल का सारा बोझ जैसे आंसुओं के साथ बह रहा था। घंटों दोनों वहीं बैठे रहे। मिष्टी रुद्राक्ष से अपनी तकलीफें बांटती रही और रुद्राक्ष बस उसकी बातें सुनता रहा। वहीं पास के एक पेड़ के पीछे खड़ा अभियांश उन्हें देख रहा था। जिस तरह मिष्टी और रुद्राक्ष एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। धीरे धीरे मिष्टी रुद्राक्ष की बाहों में ही सो गई। अभियांश ने कदम बढ़ाए और मिष्टी को अपनी गोद में उठाकर उसने रुद्राक्ष से कहा, गुड नाइट। फिर वो मिष्टी को लेकर वापस चला गया। रुद्राक्ष ने उसकी इस हरकत पर हल्के से सिर हिला दिया। आज उसके दिल से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया था। शायद सालों बाद उसे सुकून की नींद आएगी, यही सोचते हुए वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ ऋषिका और विराज तेजी से उस ओर भागे जहां से गार्ड ने चिल्लाया था। विराज की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने गार्ड से जल्दबाजी में पूछा, क्या हुआ, क्या मिला? गार्ड ने बिना कुछ कहे अपनी टॉर्च दीवार के एक कोने पर घुमा दी। वानिका और ऋषिका कंफ्यूजन में उस जगह को देखने लगे। तभी विराज की नज़र दीवार के एक छोटे से कोने पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। ये क्या है? ऋषिका ने सवाल किया। विराज ने गौर से देखते हुए कहा, कोड लैंग्वेज है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो उसे अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिल गई हो। मतलब? ऋषिका ने उसे समझने की कोशिश की। विराज ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उस जगह की तस्वीरें खींचते हुए कहा, भाई को इस बारे में पता है। ये जिस किसी ने भी लिखा है, हमारी मदद करने के इरादे से लिखा है। ऋषिका ने एक्साइटमेंट में पूछा, तो क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? नहीं, विराज ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन भाई कर सकते हैं। बचपन में उन्होंने हमें कई बार ये सिखाने की कोशिश की थी, पर हमने तब कभी ध्यान नहीं दिया। दोनों बात करते करते अब बाहर की ओर बढ़ रहे थे। ऋषिका ने फिर से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, पर ये जो भी लिखा हुआ है, इसका कोई सिर पैर नहीं समझ आ रहा। यहाँ तक कि ये किस भाषा में लिखा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। विराज ने उसे शांत करते हुए समझाया, यही तो सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिसे सिर्फ वही समझ पता है जिस तक हम ये मैसेज पहुंचना चाहते हो। अगर वो इंसान वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो भाई जरूर इसका पता लगा लेंगे। विराज की आवाज में उम्मीद और विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि जो अब तक उन्होंने खोया था अब वाले मिलने वाला है। हमें जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकलना होगा। विराज के कहे पर ऋषिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जेट रेडी है सर। अगली सुबह अभियांश अपनी आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था, जबकि ईशा उसके पेट पर बैठी अपनी शरारतों में मग्न थी। पूरे बेड पर मेकअप का सामान बिखरा हुआ था।
ईशा के हाथ में लिपस्टिक थी और वो मासूमियत से अभियांश का मेकअप करने में जुटी थी, जैसे वो अपनी गुड़िया को सजा रही हो। ईशा ने मेकअप किट में से गहरी लाल लिपस्टिक निकाली और बड़े ध्यान से अभियांश के होठों पर लगा दी। उसके बाद उसने फाउंडेशन, ब्लश और पता नहीं कौन कौन सी चीजें अभियांश के चेहरे पर पोत दी, जिनके नाम तक उसे नहीं पता थे। यस, पापा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ईशा ने बड़े अपने आप पर प्राउड होते हुए अभियांश की बालाएं लेते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी और चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। फिर उसने अपनी मम्मा की तरह काजल की एक छोटी सी बिंदी उठाई और बड़े ध्यान से उसे अभियांश के कान के पीछे लगा दी, जैसा उसकी मम्मा हमेशा उसके साथ करती थी। करे भी क्यों ना, वो अपने पापा को हर बुरी नज़र से बचाना चाहती थी। उसके बाद ईशा ने अपनी कोहनियां अभियांश के सीने पर टिका लीं और अपना चेहरा हाथों में भरकर उसे प्यार से निहारने लगी। उसकी मासूम आंखों में अब शरारत की जगह ढेर सारा प्यार था, जैसे वो अपने पापा को बता रही हो कि वो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं, उसके लिए तो कम से कम। अभियांश का चेहरा अब एकदम जोकर जैसा लग रहा था। उसका पूरा चेहरा फाउंडेशन से इतना भरा हुआ था कि जैसे उसने टब भरकर पेंट कर लिया हो। गालों पर लगे गुलाबी ब्लश ने उसे एकदम गालों वाले बिस्किट की तरह बना दिया था। उसके होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक इतनी बेतरतीब थी कि वो बस इधर उधर फैल गई थी, जैसे कोई बच्चा कागज पर रंग भर रहा हो। होठों का रंग तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाल मिर्च का पाउडर चिढ़ाकर लगा लिया हो। आंखों के चारों ओर काजल का वो मोटा सा फेरा ऐसा था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो समझ नहीं पाता कि ये आदमी है या किसी सर्कस का जोकर। कुछ देर तक अभियांश को निहारने के बाद ईशा ने कहा, पापा, यू आर लुकिंग लाइक ए स्लीपिंग प्रिंसेस। अभियांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए पूछा, सच में प्रिंसेस? ईशा ने ऊपर नीचे गर्दन हिलाकर हामी भरी, तो मैं अपने आप को मिरर में देख लूं? इस पर पहले ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर अचानक न में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं पहले मम्मा को बुलाऊंगी। अभियांश कुछ कह पाता, इससे पहले ही ईशा अपनी मम्मा को बुलाने भाग गई। अभियांश अपनी बेटी की बात टालना नहीं चाहता था, लेकिन वो मिष्टी के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से खड़ा हुआ और आईने में देखने लगा। हाँ, एक जोरदार डर भरी चीख उसके मुंह से निकल गई। अभियांश ने अपने दिल पर हाथ रखा, उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी। अभी अभी एक मिनी हार्ट अटैक उसे आते आते बचा था। वो किसी भूत से कम नहीं लग रहा था, जिसे 100 लोगों को एक साथ मारने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज उसे अपने आप को आईने में देखने में भी खौफ लग रहा था। उसका हैंडसम चेहरा अब उसकी प्यारी प्रिंसेस ने किसी जोकर से भी बदतर बना दिया गया था। गहरी लाल लिपस्टिक, अजीब सी आंखों का काजल और पेंटिंग जैसा फाउंडेशन देखकर वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसे खुद पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि ईशा मिष्टी को बुलाने गई है। अगर मिष्टी ने उसका ये प्रिंसेस वाला रूप देख लिया था, उसका तो सारा इंप्रेशन एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ये सोच वो जल्दी से वहां से भागने लगा, लेकिन अगले ही पल वहां एक साथ 3-4 जोरदार चीख गूंज उठी। अभियांश ने अपने हाथों से कान बंद कर लिए। मिष्टी अभियांश को देख जोर से चिल्लाई और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके पीछे आ रही वानिका हड़बड़ी में चिल्लाते हुए डर के कारण नीचे फर्श पर गिर गई। राजवीर अभियांश का चेहरा देख वही दीवार से किसी छिपकली की राह छिपक गया। रुद्राक्ष ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस अभियांश को देख मुंह बनाने लगा। आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं क्या? क्यों ये चेहरे पर मेकअप पोत के घूम रहे हैं? मिष्टी ने चिल्लाते हुए पूछा। अपने आप को बूढ़ा कहे जाने पर अभियांश उसे घूरने लगा, लेकिन कुछ बोल न सका। नीचे फर्श पर गिरी हुई वानिका खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ भाई, ये क्या नया शौक चढ़ा लिया है? अरे बाहर दुनिया को पता चल गया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि वानिका ओबरॉय का भाई लड़कियों के शौक रखता है। छी छी न बाबा न। और तो और, शट अप, जस्ट शट अप। राजवीर के कुछ बोलने से पहले ही अभियांश गुस्से में चिल्लाया। राजवीर ने अपना मुंह बंद कर लिया और वानिका उस पर हंसने लगी, लेकिन मिष्टी डर कर 2 कदम पीछे हो गया।
ये देख अभियांश ने अपने आप को शांत किया। ईशा जो कब से ये सब देख रही थी वो जल्दी से आगे आई और उसने अभियांश का हाथ पकड़ लिए। फिर अपनी तोतली आवाज में कहने लगी, डोंट से एनीथिंग पापा, ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल। वानिका और राजवीर ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिष्टी ईशा को अभियांश के लिए इतना प्रोटेक्टिव होते देख मुस्कुराने लगी। वानिका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कहा, लेट्स टेक ए सेल्फी। अभियांश मना कर पता उससे पहले ही वानिका 3-4 फोटो खींच चुकी थी। गार्डन में ईशा बड़े से फुटबॉल से खेल रही थी। पास ही बैठी वानिका अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। इम्पोर्टेंट कॉल देखकर वो थोड़ा साइड में चली गई। गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला और उसमें से वही अनजान लड़की बाहर आई। उसके छोटे से चेहरे पर डर था और हाथ पीछे की तरफ थे। वो डरते हुए बहुत संभल कर कदम रखते हुए वहां पहरा दे रहे बॉडीगार्ड से छिपते हुए बाहर जा रही थी। उसके हाथों में कोई चमकती हुई चीज थी। अचानक गार्डन से आ रहे शोर को सुनकर वो उस तरफ बढ़ी। जैसे ही उसकी नजर ईशा पर गई, उसके कदम तेज हो गए और वो जल्दी जल्दी उनकी तरफ बढ़ने लगी। ईशा की दर्द भरी आवाज सुनते ही वानिका, जो फोन पर बात कर रही थी, तुरंत गार्डन की तरफ भागी। दूसरी तरफ अभियांश अपने स्टडी रूम में बैठा था। रुद्राक्ष, राजवीर, ऋषिका और विराज वहीं थे। ऋषिका और विराज थोड़ी देर पहले ही वहां आए थे। फिलहाल अभियांश विराज द्वारा लाए गए फोटोज देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। कुछ देर फोटोज देखने और पेपर्स पर कुछ लिखने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया हो। विराज, जल्द से जल्द टीम रेडी करो, हम अभी उन्हें लेने जा रहे हैं, अभियांश ने सख्त आवाज में कहा। उसने वो मैसेज डिकोड कर लिया था, जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया था। ये सुनते ही विराज और ऋषिका की आंखों में खुशी झलकने लगी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। आखिरकार सब कुछ सही होने का वक्त आ ही गया है, राजवीर ने कहा। उसकी आवाज में एक तड़प थी, जैसे वो इस पल का इंतजार बहुत लंबे वक्त से कर रहा हो। रुद्राक्ष, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे आया और अभियांश के लिखे हुए शब्दों को देखते हुए कुछ समझने की कोशिश की। लेकिन ओबरॉय, उन्होंने इस मैसेज में एड्रेस तो लिखा नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? उसने कंफ्यूजन में पूछा। ये सवाल बाकी सबके मन में भी था। सबकी नजरें अब अभियांश पर टिक गईं और सभी जवाब के लिए क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखने लगे। अभी अभियांश कुछ बोलता, उससे पहले ही स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। सबने कंफ्यूजन में उस तरफ देखा जहां वो अनजान लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। उसका बिना किसी परमिशन के स्टडी रूम में आना और इतनी चुपचाप अंदर घुसना सबको हैरान कर गया। सभी उसे शक भरी नजरों से देखने लगे। तभी उनकी नज़र उसके हाथ में पकड़े हुए चाकू पर गई और माहौल में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। ऋषिका और विराज उसे कंफ्यूजन में देखने लगे। वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऋषिका ने फुर्ती से उस लड़की से चाकू छीन लिया और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ कर दिए। लड़की दर्द से कराह उठी। यहाँ क्या कर रही हो? ऋषिका ने सख्त लहजे में पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमने लगी और आखिरकार अभियांश पर जाकर ठहर गईं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बहुत ही धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोली, आई नीड योर हेल्प मिस्टर ओबरॉय। उसके ये कहते ही 2 बूंद आंसू उसके गालों पर बह गए। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत लंबे वक्त से कुछ कहा ही न हो। अभियांश ने उसे गौर से देखा। वो बहुत भोली लग रही थी, उम्र में मिष्टी जितनी ही होगी शायद। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत इरादे से यहाँ आए हैं। लीव हर, ऋषिका, अभियांश ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन सर, ऋषिका ने उसे मना करने की कोशिश की, मगर अभियांश ने एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जैसे ही ऋषिका ने उसे छोड़ा, वो लड़की फौरन अभियांश के पैरों में गिर गई और रोते हुए उससे मदद मांगने लगी। सर, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। सर, इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज सर, हेल्प।
उस लड़की की आवाज में इतना दर्द था कि कोई भी उसे अनसुना नहीं कर सकता था। जैसे ही वो अभियांश के पैरों में गिरी, अभियांश तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और 2 कदम पीछे हट गया। अब तक जो स्टडी रूम एकदम शांत था, उसमें उस लड़की की दर्दभरी सिसकियां गूंजने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंधने लगी थी। सब उसे देखकर हैरान थे। कुछ पल पहले तक वो उसे एक दुश्मन समझ रहे थे और अब वो उनके सामने पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी। थोड़ी देर बाद सब स्टडी रूम के सोफे पर बैठे थे। ऋषिका उस लड़की को पानी पिलाते हुए शांत करने की कोशिश कर रही थी। सबकी नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा कि उसे अभियांश के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, हम क्या राक्षस की तरह दांत निकाले बैठे हैं जो तुम्हें खा जाएंगे? लड़की घबराई नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगी। अभियांश ने उसे घूरा, लेकिन रुद्राक्ष ने इग्नोर कर दिया। अभियांश ने अपनी आवाज को सॉफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वैसी नरमी नहीं आ सकी जो सिर्फ उसकी पत्नी के लिए रिजर्व थी। उसने कहा, देखो, ये सब लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बेझिझक जो कहना चाहती हो कह सकती हो। लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। उसने घबराई हुई नजरों से सबको एक बार देखा। अब कुछ बोलोगी या तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवाने का कोई और इंतजाम करें? रुद्राक्ष की सख्त और बेरुखी आवाज सुनकर लड़की ने डर के मारे ऋषिका का हाथ थाम लिया। वैसे भी रुद्राक्ष उसे काफी डरावना लग रहा था। अग्निहोत्री, अगर एक बार और तुमने अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अभियांश ने सख्त आवाज में कहा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, रुद्राक्ष ने बड़बड़ाया। सुना मैंने, अभियांश ने गुस्से से कहा। सुनाने के लिए ही बोला है, रुद्राक्ष ने चेहरे पर स्मर्क के साथ जवाब दिया। स्टॉप इट यार, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? पहले ये तो सुन लो कि ये कहना क्या चाहती है, राजवीर ने चिढ़ते हुए कहा। इस पर सबका ध्यान फिर से उस लड़की की तरफ आ गया। वो लड़की धीरे धीरे कहने लगी, मेरा नाम अवनी शर्मा है। मैं मिसेज सुनीता ओबरॉय द्वारा चलाए गए आश्रम में केयरटेकर का काम करती हूँ। जैसे ही सुनीता ओबरॉय का नाम आया, सबके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। अभियांश, हालांकि, ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे इससे कोई ज्यादा फर्क न पड़ा हो। मैं और मेरा छोटा भाई मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसी आश्रम में पले बड़े हैं, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन अचानक उनके सेक्रेटरी मिस्टर किशोर ने मुझे ओबरॉय मेंशन बुलाया। पहले तो मैं डर गई, लेकिन ये सोचकर कि आश्रम से जुड़ा कोई काम होगा, मैं वहां चली गई। उन्होंने मुझे एक बच्ची की फोटो दी और कहा कि ये और उसकी मम्मा अक्सर आश्रम में आते रहते हैं और मुझे मौका देखकर इस बच्ची को खत्म करना है। वो आपकी बेटी थी। ये बोलते ही अवनी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। उसकी बात सुनते ही अभियांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां कस गईं। कमरे में बैठे सभी लोग उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। सबकी आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर अवनी के आंसू बहने लगे। आगे बोलो, रुद्राक्ष ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। अवनी ने डरते हुए कहा, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मुझे पैसे ऑफर करने शुरू किए तब मैंने साफ इनकार कर दिया और वहां से चली आई। मैंने फैसला किया था कि मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। एक हफ्ते तक सुनीता देवी या उनके आदमियों ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि सब ठीक हो गया। लेकिन फिर अचानक मेरा छोटा भाई अर्नव स्कूल से घर नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी और कहीं न कहीं मन में शक भी था कि इसमें सुनीता देवी का हाथ हो सकता है। मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब सुनीता देवी के आदमियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अर्नव उनके कब्जे में है और अगर मैंने वो काम नहीं किया जो वो कह रहे हैं, तो वो मेरे अर्नव को मार देंगे। अवनी की आवाज़ में घबराहट और डर साफ झलक रहा था और उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, सर। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैंने वो करने के लिए हाँ कह दिया जो वो चाहते थे। अवनी की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रुद्राक्ष गुस्से में उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा,
लेकिन अभियांश ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। ओबरॉय, रुद्राक्ष गुस्से से चिल्लाया। सीट डाउन, अग्निहोत्री, अभियांश ने सख्त लहजे में कहा। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपना हाथ झटका और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तुम आगे बोलो, राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं 2 हफ्ते तक इंतजार करती रही कि वो बच्ची और उसकी माँ आश्रम में आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से मुझसे कांटेक्ट किया और एक एड्रेस भेजा, जहां पहुंचने के लिए कहा। मैं जल्दी से वहां पहुंच गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे ज्यादा कुछ खास याद नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। मेरा शरीर बहुत कमजोर था, मुंह खोलने तक की ताकत नहीं थी। मेरे सामने मेरे भाई का एक वीडियो चल रहा था, जिसमें वो एक जगह पर बंधा हुआ था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, ऐसा जैसे उसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला हो। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। अवनी की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, उसकी आवाज भारी हो गई थी। उन लोगों ने कहा कि वो मुझे आपके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन उसके बाद का सारा काम मुझे करना होगा। अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुई तो वो मेरे अर्नव को मार देंगे। अवनी की सांसें भारी होने लगी थी, रोने के कारण सब धुंधला दिख रहा था। ऋषिका उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। मैंने हाँ बोलने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने मुझे सब समझा दिया था कि शिपमेंट के जरिए मुझे ओबरॉय विला में घुसना है और कैसे भी करके अपना काम खत्म करना है। लेकिन भगवान को शायद मुझ पर दया आ गई थी, इसलिए जब मुझे शिप में ले जाया जा रहा था तभी एक आदमी मिल गया। क्या अवनी जो कह रही है वो सच है या ये भी है सुनीता देवी की कोई नई चाल? अगर अवनी सच बोल रही है तो कैसे बचाएगी वो अपने भाई को? To be continued. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.